हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मार्च 2023 का हिंदू एनालिसिस। तो गाइस, आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं डायरेक्टली। देखो आप ना, इस बारी क्या हुआ है कि एनएसओ ने, यानी कि आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कुछ एस्टिमेशंस दिया है कि जो Q3 का जीडीपी ग्रोथ था वो स्लो डाउन टू 4.4% एज पर पास डेटा अपग्रेडेड। ठीक है, तो एनएसओ ने 2022 से 23 का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेंशन बताया कि वो एस्टिमेटेड है 7% कंपेयर विद जो अभी आपका 2021-22 के अंदर 9.1% की ग्रोथ पे चल रहा था। तो ये कह रहा है कि ना मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली श्रिंक होता जा रहा है एट अ स्लोअर पेस। तो ये सारी फिगर्स आई हैं। तो इसमें बताया कि भाई जो इकोनॉमिस्ट भी इसको कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है परसिस्टेंस वहाँ पर स्लैक ऑफ नेगेटिव सरप्राइजेस आ रहे हैं Q3 में, अगर हम प्रोजेक्शंस लगाएं तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ना जैसे देखो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो भी दिखाई जा रही है, 4.4% द पास्ट 3 मंथ्स, वीकर ग्लोबल डिमांड और हाई इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि जो ग्रोथ आ रही है वो स्लो आ रही है। ठीक है, विशाखापट्टनम में ना गाइस एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है। ठीक है, 8,000 लोग वेरियस इंडस्ट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें काम किया जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली शेड्यूल्ड हो रहा है आपका आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड इन विशाखापट्टनम। ठीक है, तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने यहाँ पर जा रही है। एडिटोरियल पेज पे हम सीधा आ जाते हैं। गाइस देखो यहाँ पर आया थम्स डाउन टू दी अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम, यानी कि कह रहा है कि जो अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम थी उसके साथ ना कुछ पंगे किए जा रहे हैं, तो ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, ये कह रहा है देखो जो अपने प्राइवेट फर्म्स हैं या जितनी कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, वो क्या कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ताकि वो एक अडॉप्ट कर पाए, मेंटेन कर पाए जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो जब बिजनेस ना ऐसे एग्रीमेंट्स में आते हैं ना तो उनको बोलने लग जाते हैं मॉन्यूमेंट मित्रास। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा ईगरली इस पे काम कर रही है कि भाई ऐसा अडॉप्ट किया जाए, 500 प्रोटेक्टेड साइट्स को दिया जाए प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में और ऐसे ही बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन राइटर जो है, जो ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि ये ना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा विद योर स्कीम जो आपने 2017 में लॉन्च की थी, दैट इज़ अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम। फिर यहाँ पे कह रहा है कि देखो अगर क्या होगा, अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम में क्या होता था कि businesses may use under the properly overhaul, तो businesses may use their corporate social responsibility कि वो select site को देखेंगी, select करेंगी, construct करेंगी और टिकट ऑफिस वहाँ मेंटेन करेंगी, रेस्टोरेंट, म्यूजियम वगैरह, वॉकअवेज, ये सारा कुछ वहाँ पर वो मेंटेन करेंगी। अब इससे क्या हो रहा है, दे मे ड्रामेटिकली एलिमिनेट मॉन्यूमेंट्स। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि मॉन्यूमेंट ही पूरा चेंज हो सकता है। गाइडेड टूर्स आप नए सेटअप करोगे, नए कल्चरल प्रोग्राम्स होल्ड करोगे, साउंड शोज़ करोगे, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, प्रोग्रेसिव मेजर एम्ड एट इम्प्रूविंग विजिटर सर्विस एंड एमेनिटीज़, ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना इसमें ना स्क्रूटनी भी की जाए। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि पेरिल्स का मतलब क्या होता है। पेरिल्स का मतलब होता है गाइस ग्रेट डेंजर। ठीक है, अगर आपने इसमें ठीक से मॉनिटर नहीं करा तो हो सकता है कि इन सारी साइट्स को बहुत ग्रेट डेंजर भी देखने को मिले। तो टू बिगिन विद जैसे इसने कहा कि ना, जैसे मानो एक वॉच कंपनी को परमिट किया, एक्सपर्टीज़ नहीं थी उसकी ब्रिज इंजीनियरिंग में, तो कॉलोनियल इरा का बना हुआ ब्रिज मोरबी गुजरात पॉसिबली कॉन्ट्रीब्यूट टू, देखा ही आपने, हार्ट रेंचिंग ट्रेजेडी देखी हमने। तो बहुत सारे बिजनेसेस को देना रादर देन ट्रेंड प्रोफेशनल्स को ना देकर, तो चांस क्या हो जा सकता है कि जितने भी म्यूजियम्स बिल्ड किए जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स या में कंटेंट, वो सब थ्रेटन हो सकता है। तो उससे ना इंडिया की अल्टीमेटली जो उसका पास्ट की अंडरस्टैंडिंग थी वही बदल सकती है। फिर ना ये ना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग भी, मैंडेट के अकॉर्डिंग भी ना ये नहीं काम कर रहा। फिर ये कह रहे हैं देखो एक सारनाथ इनिशिएटिव था जो गाइडलाइंस थी डिवाइस की गई थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गेटी ट्रस्ट, यूएस ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल कल्चरल फंड, सब ने इसके ऊपर गाइडलाइंस दी थी कि आपको कैसे एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट्स को सेफ रखना है और उनको विजिटर्स को एक इंगेजिंग मैनर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड ये रीज़न बता रहे हैं कि कैसे डेंजर हो सकता है। तो कह रहे हैं बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं ना वो स्कीम्स में सेलेक्ट किए गए। ऐसे ये कह रहा है कि जैसे स्तूपा, सांची, बृहदेश्वरा टेम्पल है थंजावर, अकबर का जो पैलेस सिटी है फतेहपुर सीकरी में, तो इन सभी में ना ऑलरेडी आपके टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो ऐसा क्या ड्राइव कर रहा है कि नए टिकट ऑफिस या गिफ्ट शॉप्स को खोलने की ज़रूरत क्या है। तो फिर ये कह रहा है कि फर्दर क्या ये एक्सेप्टेबल होगा कि प्राइम पब्लिक लैंड को ऑक्यूपाई कर दें बिजनेस और अपने हिसाब से अपने ब्रांड को वो बेचने लग जाएं। तो अनदर प्रोविजन जो आपने अपनाया था, अडॉप्टेड हेरिटेज स्कीम एट द कॉस्ट ऑफ फर्दर डिमिनिशिंग ग्राउंड, तो उससे क्या होगा, फर्दर ना आप चीज़ों को वल्नरेबल कंडीशन में लेकर चले जाओगे। तो दीज ग्राउंड्स आर वैल्यूएबल स्पेसेस, तो इफ़ एक्सकेवेशंस आर कैरिड आउट इन देम, अगर एक्सकेवेशंस इनमें की गई, डिस्कवरीज की गई,
एंड डिग्स की दैट कैन ऑफर क्लूज इनटू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हम यही सब करा ना, रिकन्स्ट्रक्शंस पे हम यही सब करते थे। लेकिन डेंजर क्या है, अनदर डेंजर अगर आप अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हो इज़ दैट इट विल अंडरमाइन लोकल कम्युनिटीज़। उनका जो रिलेशनशिप है ना लोकल कम्युनिटीज़ का उस हिस्टोरिकल साइट से, वो ख़राब होने लग जाएगा। गाइडेड टूर्स जो आएंगे, जो नए बिजनेस जो होंगे वहाँ पर, वो लार्ज एम्प्लॉयज़ वो अपने एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे हु हैव रिसीव्ड परमिशन टू अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट, जो कि ना जो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं साइट के नियर बाय, उनका लाइवलीहुड छीनेगा। ठीक है, मेड लिविंग बाय रिगेलिंग विजिटर्स स्टोरी ऑफ इट्स कलरफुल पास्ट, वो कुछ और ही बना लेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ बिग बिजनेसेस की पूरा ना वो एक तरह से मॉन्यूमेंट के इल्यूमिनेशन में बहुत ट्रबल करने वाले हैं। कीपिंग दी स्पॉट्स ओपन एंड डॉन टू डस्क एंड लिमिटेड फुटफॉल है ना, and thus preserve them from excessive wear and tear। तो नाइट टूरिज्म will pull electricity away from rural households है ना। नाइट टूरिज्म था वो will pull electricity away from rural होम स्टेज है ना, हॉस्पिटल से ले जाएगा। नाइट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट थे जो सेलेक्ट किए गए थे फॉर द अडॉप्ट ऑफ हेरिटेज स्कीम्स ऑन द ASI लिस्ट एंड आर देयर फॉर प्रोटेक्टेड बाय जस्ट नेम सेंट्रल एजेंसी। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स ASI लिस्ट के अंदर थे वो सेंट्रल एजेंसीज प्रोटेक्ट करते थे। अदर चोजन फॉर स्कीम्स आर प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट ऑफ दिस। उसके बाद ये कह रहा है कि ना एक फियर और है कि जो बिजनेस साइन कर रही है एग्रीमेंट यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, मान लो वो जो मॉन्यूमेंट्स को है ना विल बी एबल टू ऑल्टर देयर हिस्टोरिकल करेक्टर। मान लो वो किसी जगह का पूरा हिस्टोरिकल करेक्टर ही चेंज कर दें, तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि बहुत ज़्यादा ना बड़ी सेंसिटिविटी है इन चीज़ों के ऊपर। जैसे कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम होल्ड्स फॉर अनदर डेंजर। कह रहा क्या, कह रहा अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा पता चला है कि ना यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टार्ट किया टर्निंग ओवर सच मॉन्यूमेंट टू टूरिज्म डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट देम इनटू होटल्स। या जैसे कि इन्होंने कहा कि चुनार फोर्ट था, सिटाडल था ना ओवर लॉकिंग बागेश्वर लेक पर, एंड सेवरल रेसिडेंट जो वहाँ पर अवध अवाब के थे। तो यूपी गवर्नमेंट के इस डिसीजन ने क्या करा, कन्फर्म दैट डिस्पाइट नाउ बीइंग हाउस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द स्कीम इज कंटिन्यू टू प्लेस रेकलेस टूरिज्म है ना, एंड कॉर्पोरेट इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन का मामला ही ख़त्म हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? इस पूरे इसमें ना ऑथर यही कहना चाह रहा है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स अपना तो काम कर देंगे, अपने आप की ब्रांडिंग कर देंगे वो, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव था कि उसका हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन हो है ना, वो सब खराब हो जाएगा। तो जिस काम के लिए आपने, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने स्कीम को बनाया वो फील ना हो। सोचो आप, मतलब यही बात हुई ना कि आप स्कूल पढ़ने जा रहे थे बट वहाँ कुछ और ही करने लग गए आप, तो वो बात तो चूज़ करना क्या चाहिए। मेरा कह रहा है व्हाट माइट कॉर्पोरेट इंडिया इंस्टेड टू डू लुक आफ्टर नेशंस बिल्ड हेरिटेज। कह रहा है पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, बिजनेसेस कैन हेल्प सिटीजन्स अंडरस्टैंड वाई मॉन्यूमेंट्स मैटर। करना क्या चाहिए कॉर्पोरेट में, अगर आप कर भी रहे हो तो पहली बात तो बिजनेस ये फोकस करके काम करें कि मॉन्यूमेंट्स बनाए क्यों जाते हैं। फिर दिस कैन बी डन बाय ईयर मार्किंग CSR फंड, आप इसमें लगाओ, रिसर्च करो, राइटिंग लिखो, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक लिखो, इमेजिनेटिव इफेक्टिव वे में हिस्ट्री को टीच करो। जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, गिव फंड्स टू स्कूल लाइब्रेरीज ताकि वो मटेरियल्स को, आर्काइवल्स को, इंक्लूडिंग बुक्स, मैप, ये सब कुछ वो रेलिवेंट मॉन्यूमेंट्स के जो भी इन्फॉर्मेशन हैं ताकि वो स्टूडेंट्स तक जाएँ तो उनको समझ आए वैल्यू ऑफ मॉन्यूमेंट्स क्या होती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद कॉर्पोरेट्स माइट ऑल्सो फॉलो द लीड टेकन बाय सुधा मूर्ति है, NR नारायण मूर्ति जी ने की थी। वो क्या करते थे, गिविंग गिफ्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशन जैसे भंडारकर और डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को उन्होंने गिफ्ट दिया पुणे, ताकि वो इस मिशन को, राइटिंग हिस्ट्री को और अच्छा कर पाएँ। अब जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट एट सम यूनिवर्सिटीज़ आर विटनेसिंग हाइजिंग फ्रीज। तो अनदर यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अमेलगमेट कर दिया गया था, मिक्स कर दिया गया था। तो कॉर्पोरेट्स कैन गिव देम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय इंस्टीट्यूटिंग फेलोशिप, प्रोफेसरशिप, सपोर्टिंग रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये सब करने को कहा जा रहा है कि ये सब कॉर्पोरेट्स करें। तो सेकेंडली, तुम्हें मदद करनी है ना, तुम ऐसे मदद करो, तुम मॉन्यूमेंट्स को उजाड़ के मदद मत करो। तो सेकेंड ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल हाउसेस कैन सपोर्ट द मीनिंगफुल कंजर्वेशन। तो क्या कह रहा है, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो सपोर्ट करें, जो भी आपका कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स को करें वो, ठीक है, लुकिंग विद इन। तो CSR फंड्स को भी ना यूज़ करा जाए, जैसे नए इक्विपमेंट खरीदे जाएँ ताकि जो भी नॉक्शियस गैस फ्यूल या डार्कन कर रहे हैं, करोड कर रहे हैं मार्बल बिल्डिंग को, है ना, वो सब ठीक किया जाए। उसके लिए पैसा लगाओ आप। या अगर कोई रिवर बैंक या डीके हो रहा है या कुछ एंशिएंट बिल्डिंग डीके हो रही है, उसकी वॉल ख़राब हो रही है, तो उसके लिए पैसा दो आप। फिर कह रहा है कि इन द पास्ट क्या हुआ था, टाटा सन्स थे, ONGC थे, अगर कुछ कंपनीज थी, उन्होंने रेगुलरली कंट्रीब्यूट किया फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को करा ताकि इंडिविजुअल्स को ट्रेन करा जाए, रिस्टोरेशन स्किल्स वहाँ पर लगाई जाएँ, जॉब्स क्रिएट किए जाएँ। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर कॉर्पोरेशंस टू सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स है, द्रोणा फाउंडेशन जैसे कि है,
सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स है, इनको करा जाए। फिर ये कह रहे हैं कि साथ ही साथ ना तुम क्लाइमेट चेंज पे भी काम करो, जो चीज़ें ना मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, फिर तुम ये भी देखो क्लाइमेट चेंज भी तो थ्रेट बन रहा है, उसको भी ठीक करो। राइजिंग सी लेवल से क्या होगा, देखो कह रहे हैं अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि राइजिंग सी लेवल होने की वजह से वाटर पर्कुलेशन हुआ फॉर्ट्स में, महाराष्ट्र के कोस्ट में, उससे क्या हुआ, सेलिनेशन इज ईटिंग फाउंडेशन, सेलिनेशन की वजह से पूरी वो फाउंडेशन ही खाया जा रहा है उस फॉर्ट की। उसके बाद हायर रेनफॉल जो लद्दाख में होती है, उससे पूरा स्टको हाउसेस जो होते हैं वो क्रम्बल हो रहे हैं। ग्रेटर फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर में देखी जाती है, वो शेखावस मुराल्स को वो पूरा अपील कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को, एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करें, ASI को हेल्प करें, स्टेट आर्कोलॉजिकल डायरेक्टरेट्स को हेल्प करें, ताकि वो मॉन्यूमेंट्स को सिक्योर कर पाएँ किसी डैम, माइनिंग प्रोजेक्ट्स या डिफेसमेंट या लूटिंग से। तो करंटली जो इंडिया G20 समिट भी करने जा रहा है, डाइवर्स फील्ड में क्या बात करेगा, तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल को अपनाना होगा, ताकि हम हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन कर पाएँ, बिजनेस एजेंसीज मिलकर, सिविल सोसाइटी मिलकर जेन्युइन प्रोग्रेस करें। सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रोग्रेस ना हो, रियल प्रोग्रेस करो, जिस मुद्दे के लिए आप बैठे हो, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप बैठे हो, उसको अचीव करो। तो गाइस ये इस पे आर्टिकल के अंदर था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल इज देयर गाइस फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड द क्लाइमेट चेंज, जिसमें ना इन्होंने बता रखा है, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि ना 16 कंट्रीज़ ने गैलेंट एफर्ट उठाया कि भाई हम ना क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल थ्रेट है ह्यूमन सिविलाइजेशन पर आज की डेट में। अब ICJ जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है गाइस, ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है। अब ICJ ना 2 तरह की जुरिडिक्शन होती है उसके पास, एक होती है कंटेंशियस, एक होती है एडवाइजरी। कंटेंशियस जुरिडिक्शन का मतलब होता है रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट बिटवीन कंजर्विंग स्टेट्स, है ना। कंटेंशियस जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप रिजॉल्व कर रहे हो लीगल डिस्प्यूट्स को, जो भी आपके कंसेंटिंग स्टेट्स के बीच में है अंडर, है ना। और अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, स्पेशलाइज बॉडी रिक्वेस्ट करते हैं ICJ को कोई ओपिनियन अगर उनको लीगल क्वेश्चन पे लेना हो। अनलाइक डिसीजन जो कि कंटेंशियस जुरिडिक्शन में लिया जाता है, ICJ का जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, यानी कि उसका ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी उसका कोई वेट नहीं कैरी कर रहा, लेकिन नॉर्मेटिव वेट कैरी करता है, और वो क्लैरिफाई लेता है कि इंटरनेशनल लॉ में कोई रेलेवेंट इशू अगर उठा है तो उसको कैसे फुलफिल करना है। अब यहाँ ना वनातूज का इनिशिएटिव देखो, हमने बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स पे लीगल, इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंस है हमारे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ऐसा तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमारे पास यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट्स है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग कंक्रीट सोल्यूशन, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो रिसेंटली अभी देखो 27th आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कहाँ हुई थी। तो वेयर कंट्रीज़ में वहाँ पे फेल्ड है, उनको कोई भी जो भी डिफरेंसेस कहाँ आए, मतलब क्रिटिकल जो इश्यूज थे, जैसे कि कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करना है, इस पर ना कोई भी काम नहीं परफेक्ट तरीके से बताया गया कि कैसे इसको डील करना चाहिए। ऐसा देखो, और अच्छी बात देखो, समझो कि इस मामले में डील ही नहीं करा जा रहा। जितनी भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जैसे कि वनातू है, बहुत ही वल्नरेबल है, पता है आपको, सी लेवल वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अकॉर्डिंगली सितंबर 2021 वनातू जो था लॉन्च एन इनिशिएटिव कि UNGA के साथ ही कि भाई एडवाइजरी हमें लेनी पड़ेगी ICJ से, ताकि वो कंफर्म करे, क्लैरिफाई करें लीगल ऑब्लिगेशंस क्या सभी कंट्रीज़ का है इसको प्रिवेंट एंड रिड्रेस करने को, जो भी एड्रेस इफेक्ट्स पड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। तो देखो लीगल क्वेश्चन आया, अब ICJ इसमें क्या क्या कर सकता है, अगर बना तो उसके आंसर्स को देते हुए उसने ड्राफ्ट किए रेजोल्यूशन। तो ICJ ने बताया देखो जी, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है वो उसमें ICJ में नॉट ओनली इंटरप्रेट बल्कि पूरा एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज को वो क्लैरिफाई करता है। उसका काम है ना, वेरियस जो भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ होती है उस पर वो पूरा बताता है। फिर उसके बाद कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, उसमें गैप्स को फिल करने बताया। तो ICJ ने क्या करा, नो हार्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल करा। नो हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि स्टेट्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में होंगी और सभी को उस पर ऑब्लिगेशन है और वो दूसरी कंट्री को डैमेज नहीं करेंगी। फिर सेकंड उसमें कहा गया कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन सभी का बनता है, शुड नॉट पे फॉर ऑनरिंग देयर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद ये कह रहा है एज पार्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि क्लाइमेट रिपारेशन किया जाए, मतलब कि रिच कंट्रीज जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन इमिट करा है वो कंपनसेट करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को वेयरिंग ए डिसप्रपोर्शनेट ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस पर बोला गया। तो COP 27 में देखो हमने क्या बनाया था, लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में आपने स्टैब्लिश हो गया, सुना होगा। तो फाइनेंशियली असिस्ट करना है वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो लिटिल क्लैरिटी है कि कौन फंडिंग करेगा, है ना। इसमें कोई पता ही नहीं कि आपने ये तो कह दिया जी एक फंड होगा, लेकिन फंडिंग करेगा कौन।
तो मोर ओवर द कनेक्शन बिटवीन फंडिंग एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इनोवेशन इज टू बी डिटरमिन्ड, है ना, वही लोग करेंगे। तो आईसी से आंसर दे रहा है सेकंड क्वेश्चन का, प्रिडिक्टली कि एलैबोरेट करा जाए लीगल प्रिंसिपल जो कि कैसे हेल्प करेगा लॉस एंड डैमेज फंड को, वो सब बताया जाए। उसके बाद रोल ऑफ ITLOs का बताया जा रहा है। ITLOs क्या होता है, एक तरह से ना गाइस ये देखो हैम्बर्ग बेस्ड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। इसको रिक्वेस्ट करा गया कि भाई आप स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस बताओ कंट्रीज़ की अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, कैसे प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, मराइन एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को कैसे खत्म करना है। तो चैलेंज क्या है ओशन वार्मिंग ये सब का, लिंक टू द मराइन एनवायरनमेंट ऑनली, तो एडवाइजरी ओपिनियन और नॉट अ पेनिसिया। ये कह रहे हैं दे मे इवन टर्न आउट टू बी डबल एज सवॉर्ड भी बन सकता है कि इसमें अगर आप मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाओ अपने प्लानट को बचाने के लिए, तो वन शुड वेलकम द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑल्सो। डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्रुपिंग्स है G20 का भी होने जा रहा है इंडिया के अंदर ही, तो ये सब पे इनिशिएटिव्स पे बात की जाए कि कैसे इन्वायरमेंट, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट थीम है इवन G20 की, पर प्रेसिडेंसी भी हमारे हाथ में, और हम देखो इस पर एम्फोसाइज भी कर रहे हैं। लाइफ प्रोजेक्ट है हमारा, लाइफ कैंपेन पे, यानी कि डेवलपिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इसमें ना ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया की बात की जा रही है। देखो यहाँ पे ना रिसेंटली क्या हुआ गाइस, बहुत सारी जो ना फर्म्स थी, जैसे कि टाटा MG आपने सुना होगा, और फ्लिपकार्ट, टाटा MG, और उसके बाद फ्लिपकार्ट, अपोलो फार्मेसी, अमेजॉन, रिलायंस, नेटमेट, सारी की सारी इनमें ना शोकेस करता था, सेल करते थे ऑन मेडिसिन ऑनलाइन। तो ना अभी क्या हुआ कि ना ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो थे, पावरफुल लॉबी जो है, इसमें 12 लाख फार्मेसिस्ट हैं ना, इनको लगा कि भाई हमारा तो थ्रेटन हो रहा है, कंट्री वाइड एजिटेशन हुआ, गवर्नमेंट अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि भाई ये सब चीज़ें जितनी भी ई फार्मेसीज हैं इनको क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बैन करना ई फार्मेसीज को वाइबल सोल्यूशन है, तो कह रहा है देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है ना, उसने ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड अप्रोच अपनाई है। देखो एक्यूट नीड हमें डोर डिलीवरी की कब होती थी, जब कोविड-19 चल रहा था मेडिसिन पर्पज़ के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें देखो ना 8.8 मिलियन हाउस होल्ड्स को उस वक्त होम डिलीवरी सर्विसेज दी गई ड्यूरिंग लॉकडाउन फार्मेसी के थ्रू, ई फार्मा कंपनीज के थ्रू। तो बैनिंग अगर आप कर देते हो ना, तो ये कह रहा है कि इसका मतलब यही होगा कि थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, यानी कि समझो इसका मतलब अगर आपने बैन कर भी दिया और कस्टमर की तो आदत पड़ गई ऑनलाइन मंगवाने की, है ना, तो वो तो अंडरग्राउंड भी ये काम करवाएगा, ऑर्डर थोड़ा ना वो स्टॉप करेगा। तो ड्राफ्ट रूल पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए ताकि जो भी इंटेंडेड टू विप ई फार्मा बिजनेसेस स्टॉप इनटू, तो कह रहे हैं कि पब्लिक कमेंट्स मंगवाओ आप, इससे रिलेटेड रूल्स को फाइनलाइज करो, एंड दैट दे वर ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग नोटिफाइड, है ना। ऐसा मत करो कि पूरी तरह से आप वॉश आउट करो। तो कह रहे हैं लेकिन उसके बाद हाउ आर ई फार्मा जो आपकी ई फार्मेसीज़ हैं वो कैसे ना कम्पीट करेंगी विद मॉम एंड पॉप केमिस्ट शॉप से, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होता है, $billions ऑफ प्राइवेट इक्विटी मनी जो है वो इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। ई फार्मेसीज मेड अ बैंक इन द मार्केट। फिर 2015 में स्टार्टेड ऑफरिंग हेफ्टी डिस्काउंट्स ऑन मेडिसिन, है ना, ऐसा भी हमें देखने को मिला। तो ई फार्मेसीज क्या कहती हैं, वो हम ना फैसिलिटेटर हैं डोर स्टेप डिलीवरी से, और वो कहते हैं हम तो टाई अप कर लेते हैं रिटेल केमिस्ट से फॉर वेंडिंग मेडिसिन। लेकिन क्योंकि अब देखो प्रॉफिट मार्जिन ना ड्रग रिटेल इंडस्ट्री में बहुत कम होता है, 15 से 16%, तो हर प्लेयर को भी सप्लाई चेन में वो स्ट्रगल करता है टू मेक मनी। देयरफॉर कंपनीज लाइक फार्मा इजी जितने भी होते हैं ये रिटेल केमिस्ट के साथ मिलकर एक सप्लाई चेन बिल्ड कर लेती हैं फ्रॉम द ग्राउंड, बाइंग आउट बिग एंड स्मॉल होलसेल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर लाइक एसेंट हेल्थ सबसे लेकर। तो रिलायंस ने भी देखो बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर रिलायंस बनाया, कंपनी बनाई C2 सोल्यूशंस के लिए, विच केटर्स द सॉफ्टवेयर नीड्स, ताकि लोकल फार्मासिस्ट की पता चलता है 5-20 ईयर्स की नीड्स और उसके अकॉर्डिंग भी काम किया जाए। अब ये कह रहा है लेकिन आगे किया क्या जाएगा, तो कह रहा है बहुत ही फार्मेसीज हैं जो आपकी ऑफलाइन रिटेल फार्मेसिस्ट हैं, उन्होंने रियलाइज़ करा ऐसा क्लाइमेट बनाया जाए जहाँ ड्रग डिलीवरी ड्राइवन बाय द कस्टमर सेंटिमेंट्स, है ना, कस्टमर के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग। यानी ये कह रहा है कि मान लो इन जस्ट वन एडिशनल ऑप्शन फॉर कंज्यूमर फॉर बाइंग क्रॉनिक के मेडिसिन, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए, कार्डियक इशूज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ पर सेड लीडिंग ई प्लेयर हु डिड नॉट विश टू बी कोटेड, यहाँ पे कोट ना किया जाए। कह रहा है कि दोनों ही कंपनीज में इट्स फुटाइल टू स्टिक एनी वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो फॉर एक्यूट केयर मान लो जैसे कि है इमरजेंसी है, पेशेंट स्टिल रिलाई ऑन द नेबरहुड फार्मेसी स्टोर्स पे ही जाएगा वो। तो दिस इज लेड ई फार्मेसी प्लेस टू ओपन कैपिटल इंस्टेंस में ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स बनाने की उनको ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या कह रहा है कि ऑनलाइन से वो ई फार्मेसी से वो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स बनाए। तो अब देखो इसमें भी देखो अंटिल मार्च 2021 रिलायंस हैड ओपन 114 फार्मेसी इनसाइड द स्मार्ट ग्रोसरी स्टोर्स, वो खोल लेते थे। अपोलो फार्मेसीज ने अपने आउटलेट्स खोले, फिजिकल स्टोर्स बनाने लग गए, फार्मेसी ने अपने स्टोर्स खोलने लग गए,
टाटा एमजी ने भी 450 स्टोर्स खोलने लगे। तो स्टिफ कंपटीशन है मॉम एंड फार्मेसिस्ट से टू ऑल्सो ऑफर होम डिलीवरी ऑप्शन टू देयर कस्टमर। वो भी फिर क्या कर रहे हैं, अब देखो मॉम एंड पॉप का में शॉप्स क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपके इंट्रोड्यूस उन्होंने अपनी ऐप्स करनी शुरू कर दी हैं इंस्टॉल। वो बेचती हैं कस्टमर को कि देखो भी ये हमारी ऐप है, इससे आप ऑर्डर करो, अब हम आपके घर के पास ही हैं। व्हाट्सएप से आप हमें मेडिसिन का बताओ। तो इको सिस्टम जहाँ पर पूरा का पूरा हाइब्रिड मोड हो गया है, तो सारी की सारी आंखें किस पर हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस पर ना एक तरीके से इस पर काम करते हुए इफेक्टिवली रेगुलेट करे एक नई व्यू ऑफ डूइंग ई कॉमर्स इन अ ड्रग स्पेस। ठीक है, इसका यही सोल्यूशन है। आप बंद नहीं करोगे तो देखो, आप ऑनलाइन बंद करोगे तो उन्होंने स्टोर्स खोल लिए, तो इसीलिए एक रेगुलेटिंग तरीके से काम यहाँ करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ में ये है कि आरबीआई ने न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन करवाया। ठीक है, अब देखो अभी वर्क कैसे करेगा, सीधी सी बात समझो। वेंडिंग मशीन ना डिस्पेंस करेगी कॉइन, जो भी रिक्विजिट अमाउंट होगा आपका, आपने डाला, मिल गया आपको, और आपका ये डेबिट हो जाएगा कहाँ से, आपके अकाउंट से, यूजिंग योर यूपीआई। ठीक है, आपको फिजिकल टेंडरिंग बैंक नोट्स की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी कह रहा है कि भाई पहले जैसे होता था कि कह रहा है कि ऑन द सप्लाई साइड ऑफ थिंग्स, यहाँ पर बताया गया, जो डिप्टी गवर्नर है ना आरबीआई के, उन्होंने बोला कि भाई कॉइन्स के साथ ना बड़ी पिक्यूलर सी सिचुएशन होती थी, सप्लाई बिंग वेरी हाई, तो इट इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस लगता था, इट इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, भी प्रॉपरली नहीं हो पाता था। तो प्रपोज मैकेनिज्म में ना कॉइन को डिस्पेंस करा जा रहा है, वुड बी डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल मशीन से विच रिलाइड ऑन द बैंक नोट्स, है ना, फॉर फैसिलिटेटिंग कॉइन एक्सचेंजेस करा जाता था। फर्दर प्रपोज को एलिमिनेट कर कर फिजिकल टेंडरिंग वगैरह को हटाकर करेंसी को ये समझते हुए कि ये मशीन से ही निकाली जाए, क्योंकि ना कई बार अब ऐसा भी होता था कि ऐसा भी ऑब्जर्व करा जा रहा है, करेंसी बीइंग फेड इनटू मशीन्स फॉर कॉइन एक्सचेंज जब हम करा जाते थे ना, तो कई बार फेक करेंसी भी निकल कर आ जाती थी और आप उसको एट द पॉइंट ऑफ टाइम चेक भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसा अभी कहा जा रहा है कि मैंडेट टू एलिमिनेट फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स को बिल्कुल मैंडेट खत्म करने के लिए अब क्या करा गया है, पायलट इज इनिशियली प्लान टू बी रोल्ड आउट 19 लोकेशंस में, 12 सिटीज़ के अंदर सबसे पहले करा जाएगा, ताकि क्या हो, ईज एंड एक्सेसिबिलिटी आए। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर धीरे धीरे मशीन्स को इंटेंडेड टू बी इंस्टॉल इन पब्लिक प्लेसेस जैसे रेलवे स्टेशन पे, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट प्लेसेस पे भी करा जाएगा। अभी कह रहे हैं कि क्या कॉइन्स का इकोसिस्टम में आना हमारे सिग्निफिकेंट है, तो कह रहा है देखो टोटल जो वैल्यू सर्कुलेशन है ना रुपी कॉइन्स की, वो 28,857 करोड़ है एज ऑफ December 30 लास्ट ईयर। तो यानी कि 7.2% का ना इंक्रीज़ देखा गया है। तो यानी कि जो सर्कुलेशन है ना स्मॉल कॉइन्स का रिमेन अनचेंज है ₹743 करोड़। तो ये कह रहे हैं जो कॉइन्स इंडिया में है ना वो किस किस डिनोमिनेशन में मिलते हैं, 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो कॉइन जो 50 पैसा का होता है वो स्मॉल कॉइन जाना जाता है, 1 रुपये का कॉइन या उससे अबव कॉइन्स को हम रुपी कॉइन्स कहते हैं। ध्यान रखना इस बारी बात का। अभी कह रहा है कि ना क्या करा जाएगा कि फिगर जो भी कंपेयर का होगा वो ना डिजी धन डैशबोर्ड होगा, तो नंबर इंक्लूसिव ऑफ मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, IMP सब में लिखा होगा। तो रिलायंस ऑन UPI फॉर डिस्पेंसिंग कॉइन इज पर्टिकुलरली नोटवर्दी होगा एंड मस्ट बी रिकॉल्ड कि पेमेंट इंटरफेस फीचर फोन्स वगैरह में भी ऐसा करा जाए। तो एपेक्स रेगुलेटर इसका कौन होगा, ध्यान रखना, CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इज इट गोइंग है कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तो डिजिटल पुश के अगेंस्ट जा रहा है। आप एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, एक तरफ ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पर जवाब देते हुए कहा गया है सेंटर फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ने कि प्रपोजल शुड नॉट बी व्यूज एज जीरो सम गेम फॉर डिजिटल वर्सेस कैश, बल्कि ना ये सप्लीमेंट करेगा। मान लो कि एक तरफ ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया जहाँ पर आप ना डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो उस जगह पर, तो वहाँ पर आपका क्या इस्तेमाल होगा, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करेंसी सिस्टम को आप ठीक ढंग से ऑपरेट कर पाओ, तो वहाँ पर आप कॉइन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है गाइस, दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। आपको ध्यान रखना है ऑन दिस डेट ओनली 1872 येलोस्टोन नेशनल पार्क वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है जो USA में इस्टेब्लिश किया गया था। आज का वर्ड है रेमिनिसेंट, मतलब सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, किसी चीज़ को ना माइंड में लेकर आना। ठीक है, रिमाइंडफुल, रिसोनेंट, इवोकेट करना। द न्यू फिल्म इज रेमिनिसेंट ऑफ द गुड ओल्ड डेज, ये चीज़ उस चीज़ की याद दिलाती है, उसको रेमिनिसेंट कहते हैं। ठीक है, रखना हीट वेव्स लाइकली टू बी फ्रॉम मार्च टू मे, थोड़ा सा यार ध्यान रखना अपना। उसके बाद हिस्रो है ना सक्सेसफुली वो टेस्ट कर रहा है इंडिया का 3rd मून मिशन। ठीक है, कंडक्ट करने जा रहे हैं हम, और इसमें C-20 क्रायोजेनिक इंजन दैट विल अपर स्टेज, और इसमें हम ना लॉन्च व्हीकल LVM-3 होगा इस बार चंद्रयान 3 मिशन में। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हॉट टेस्ट करेंगे, कैरिड आउट एंड प्लान ड्यूरिंग 25 सेकंड का हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज़ के अंदर। और चंद्रयान 2 आपका वही प्लानिटरी मिशन है जिसमें 3 मेजर मॉड्यूल्स होंगे, प्रोपल्जन, लैंडर एंड लोअर मॉड्यूल्स होंगे। इंडिया का 3rd मून मिशन है जो कि फॉलो करता हुआ चंद्रयान 2 को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा एंड टू एंड कैपेबिलिटी, सेफ लैंडिंग एंड लूनर सरफेस। ठीक है, उसके बाद गाइस थोड़ा सा इसमें समझ लो प्रोटोन बीम थेरेपी क्या होती है। देखो एक ना कैंसर को ट्रीट करने का एक तरीका क्या होता है
कि आप रेडिएशन से ठीक कराओ, है ना। एक तरीका होता है आप प्रोटॉन बीम थेरेपी कराओ। सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव, वाइबल ऑल्टरनेटिव होता है रेडिएशंस का। अगर आपको कोई सॉलिड ट्यूमर है, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर है, तो इसके लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी अच्छी है। इसके साथ ना जो भी पेशेंट्स को प्रोस्टेट का कैंसर या ओवरीज, ब्रेस्ट, लंग्स का कैंसर होता है, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा काम करता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो पीबीटी यानी कि जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है, इसको हम कैंसर को टैकल करने में करते हैं, रेडिएशंस का इस्तेमाल ना करके यहाँ पर हम प्रोटॉन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटॉन कैन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल प्रिसाइजली बाय टारगेटिंग, सिर्फ वो ट्यूमर को टारगेट करके वो उसको खत्म कर देगा। क्योंकि रेडिएशन से क्या होता था, आपकी पूरी होल बॉडी में टॉक्सिक चला जाता था। समझ रहे हो, तो इसे बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है यंग वुमेन में, जहाँ पे ओवरीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत होती थी, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रहा है। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ अबाउट द टुडेज न्यूज़ गाइस, and thank you so much. Keep liking and subscribing to our channel.